नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारी गलती है उसको कमेंट करके हमें बताएं। आप लोग बताएंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा उससे। आइए हम कल जो जहां हम खत्म किए थे उससे आगे देखते हैं। व्याकरण में चल रहा है वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग अच और स्वर जैसे प्रत्याहार पढ़े हैं, इसके बाद अच और स्वर के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आइए पीछे के बारे कुछ दोहराते हैं। जैसे इसमें शुरू हुआ था स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 11 प्रकार के। और स्वरों की वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। ये कल की वीडियो में पढ़ा होगा। स्वर जो है 3 भागों में बताया गया है। दीर्घ, ह्रस्व, स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा जो है प्लुत। स्वर को हम उस तरह देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मात्रा के आधार पर। लेकिन फिर इसके बाद इसका 3 वर्गीकरण बताया गया है कल। फिर इसके बाद इसको ह्रस्व स्वर में हम बताए थे आ, ई, उ, वी। और दीर्घ स्वर में है आ, ई और उ। प्लुत स्वर की मात्रा है जो इस तरह लिखा जाता है। ये स्वर के हमेशा दीर्घ स्वरों के बाद आता है। प्लुत स्वर हमेशा दीर्घ स्वरों के बाद आता है, ह्रस्व स्वर के बाद नहीं आएगा। ये आएगा तो दीर्घ स्वर के बाद आएगा। ठीक। फिर इसके बाद हम इसके आगे हम बताए थे कल इसके आगे हम बताए थे जैसे स्वरों का क्रमबद्धता के साथ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त। कामता प्रसाद गुरु ने दीर्घ और संयुक्त स्वर बांटा है और वासुदेव नंदन ने सिर्फ उसको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर में किया है। संयुक्त स्वर में 7 का नाम ले लिया है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर बांटे हैं। संधि स्वर है, संधि स्वर नहीं, सॉरी, संधि स्वर। अब संधि स्वर को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग किया है दीर्घ संधि स्वर। इसमें किया है संयुक्त संधि स्वर। ह्रस्व स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर को 2 भाग में बांटा है, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में जो अपने सवर्णी से बनते हैं, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये दीर्घ संधि स्वर हुए। और संयुक्त संधि स्वर है ए, ओ, औ। ये जो है संयुक्त संधि स्वर हुए। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे इसमें काल या मात्रा के आधार पर स्वर। काल या मात्रा के आधार पर स्वर। काल या मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु स्वर, स्वर। दूसरा गुरु स्वर। ठीक। पहला लघु स्वर, दूसरा गुरु स्वर। इसी को हम कहते हैं एक मात्रिक इसी को कहेंगे। और इसको कहेंगे मात्रिक। ठीक। इसका प्रयोग छंद में होता है, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु स्वर की मात्रा जो है
लघु स्वर को हम एक पाई की तरह, खड़ी पाई की तरह व्यक्त करते हैं, और गुरु स्वर को हम यस की तरह। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते। फिर इसके बाद उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को हम लोग पढ़े थे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है सा, सा नु नासिक स्वर, और दूसरा जो हम बांटे थे नी निर निरानु नासिक, निरानु निरानु नासिक स्वर। ठीक, निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक छोटा इसमें गलत लग जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, सानुनासिक और निरानुनासिक। सानुनासिक, सा अनुनासिक इसका नाम है। जो नासिका और मुख से जो ध्वनियां हम बोलते हैं बाहर निकलती है, वो क्या है? सा अनुनासिक ध्वनि। और निरानुनासिक, जब बोले हम ध्वनि सिर्फ नाक से ना निकल सिर्फ मुख से निकले, वो क्या है? निरानुनासिक। सानुनासिक में, सानुनासिक को हम चंद्रबिंदु से लिखते हैं जैसे। निरानुनासिक में किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सानुनासिक के उदाहरण जैसे देखिए, गांव, दांत, चांद, चांद हो गया। ठीक, आंसू हो गया। ठीक, ये क्या है सब? अनुनासिक स्वर। स अनुनासिक स्वर। स अनुनासिक स्वर में जो हम मतलब नाक, स अनुनासिक मतलब साथ में चले। मतलब कौन साथ में चले? उच्चारण, जब हम उच्चारण किसी का मैंने जहां से उच्चारण हम कर रहे हैं, जैसे मैं आ बोल रहा हूँ तो आ का उच्चारण गला से हो रहा है। ठीक है ना? और ना बोल दिया, नाक उच्चारण गला और नाक दोनों से हो रहा है। तो जहां से उच्चारण शुरू होता है प्लस नाक भी उसका सहयोग करे, वो क्या हुए? स अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नासिका, नासिक मतलब नासिका के साथ जिसका उच्चारण हो, क्या है? स अनुनासिक। निरनुनासिक, जब जिसमें नासिका का प्रयोग ना हो, वो क्या है? निरनुनासिक। ठीक, यहां तक कल हुआ था। आइए इसके आगे देखते हैं। निरनुनासिक के उदाहरण निरनुनासिक के उदाहरण है जैसे इधर, इधर, उधर। ये सब इसमें नासिका का प्रयोग नहीं हुआ है। बोल के देखिए, इधर, उधर, उसमें नासिका का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं दांत, बोलिए दांत, तो दांत में जो नाक का प्रयोग हो रहा है, नाक और गला दोनों का, नाक और मुख दोनों का। उसे जब जहां चंद्रबिंदी लगेगी, ये चंद्रबिंदी है, ठीक, वहां जाने के लिए नासिका और गला दोनों, ये दो है ना। देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। एक ये है, एक दो है, तो जान लीजिए दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक, मतलब चंद्रबिंदु जहां है वहां क्या है? सा अनुनासिक। नासिका और गला दोनों का प्रयोग साथ में हो रहा है। लेकिन जहां ये चंद्रबिंदु नहीं लगेगी, मतलब समझ लीजिए निरनुनासिक स्वर है वो। ठीक, अब आगे क्या? परिभाषा लिखाते चलेगा धीरे धीरे। जी जी, इसे बताएं, बता दीजिए, लिख लेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए परिभाषा लिखाएं कि नहीं, कैसे बताएं। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं। फिर जात के आधार पर, आगे बताए थे जात के आधार पर स्वरों के भेद। जात के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। जात के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो है सजाती, ठीक है, सजाती। और दूसरा क्या है? बीजाती।
ठीक। ठीक ठीक। और सजाती और विजाती। जाति। जैसे सजाती में सजाति जो अपने वर्ण और अपने जाति का जिसका प्रयोग हो वो क्या है, जी। सजाति। सजाति। विजाति मतलब जो अलग अलग जातियों से, जब उच्चारण जिससे हम कर रहे हैं, जैसे उच्चारण हम कंठ से किए, एक उच्चारण होता है ताल से, तो कंठ और ताल, आ किसका उच्चारण स्थान है, कंठ का, कंठ। और ई किसका उच्चारण स्थान है, जी, सुना। ताल का। ताल। ठीक है ना। जब जो दो विजाति से जो शब्द बने वो जी। क्या है, विजाति। ठीक, विजाति हो गया। ठीक है ना। जी जी। ये जैसे आ लिख दिए हम, ई लिख दिए। ठीक, ये जो अलग अलग जात के हैं, यही हम बड़ा लिख दिए, ठीक, और बड़ी ई लिख दिए, ये एक जात के हैं, मतलब एक जात, ये अलग है, ये अलग है। बड़ी कैसे हुआ देखिए, ई प्लस ई, तो क्या हो गया, बड़ी। दीर्घ। आ प्लस बड़ा। दीर्घ। तो ये क्या हो गए हम, सजाति। ये अलग अपनी जात में बना है, ये अलग अपनी जात में। ठीक, लेकिन इसका निर्माण क्या हुआ, विजाति से हुआ है। ठीक है ना। तो सजाति और विजाति समझ में आ गया। जी। ठीक, अब आगे चलिए। जैसे सजाति विजाति समझने के लिए एक और है कि जितने गुरु स्वर हैं, ठीक, गुरु मतलब दीर्घ जी। संयुक्त स्वर, वो क्या होंगे, वो सब विजाति में जाएंगे। जी। आ चाहे वो दीर्घ हो, चाहे ए अ हो। ठीक है ना। जितने संधि स्वर हैं, जी। दीर्घ किस में जाएगा, सजाति में। सजाति। लेकिन जितने संधि स्वर हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त स्वर, जैसे ए ओ अ, ठीक है ना। ये कौन से स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक, जी। इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे समझने के लिए बता रहे हैं कि जितने संयुक्त स्वर हैं सब क्या हैं, विजाति हैं। लेकिन जितने दीर्घ स्वर हैं, सजा। दीर्घ स्वर सब क्या हैं, सजाति। हाँ, सजाती है। ठीक है। इसमें सही नहीं है। ठीक, जितने वो हैं, जितने जितने दीर्घ स्वर हैं सब क्या हैं, सजाती। ये अपने जात से बने दीर्घ स्वर। देखिए, आ प्लस आ, ठीक, क्या होगा, बड़ा। क्या है, अपने जात से बन रहा है ना। जी। लेकिन आ ये देखिए, ए का निर्माण कैसे हुआ, आ प्लस ई, तो अलग अलग जात से निर्माण हो गया, क्या हो गया, ये विजाति हो गया। ठीक, जी। कंफ्यूज नहीं हो रहा कहीं। नहीं। अब आइए आज की क्लास, अभी तो कल के चल रहा था। ठीक है ना। जी जी। अब आइए उच्चारण का हो गया। फिर इसके बाद एक आता है अनुस्वार। जैसे हम दो छोड़े थे बताने, जैसे आ आ ई उ ठीक, री, ए ओ है, ये दो छूटा था, अंग और आ। ठीक है, अंग और आ। तो यहाँ तक तो सबका उच्चारण हो गया, कौन कहाँ से है, कैसे है। ठीक है। अब ये दोनों हमको क्या करना है, बताना है, अंग और आ। कहाँ गया मार्कर, ठीक है। अंग और आ बताना है, तो अंग और आ, अंग और आ, इसी के बारे में जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, ठीक, हिंदी में अयोगवाह कहते हैं। और हिंदी में अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के हैं। और संस्कृत में
संस्कृत में अयोगवा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जी जी। हिंदी में कितने प्रकार के हैं? दो। दो। और संस्कृत में चार। 4, ठीक है। हिंदी में जो 2 प्रकार के हैं वो और अंग है, ठीक है ना। और संस्कृत में 2 और है, उपरिमानी एक है, एक का से और है, ठीक। अभी बता आपको, ठीक। क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया? अब आइए देखिए हिंदी के अयोगवा। हिंदी के अयोगवा, हिंदी में हिंदी के अयोगवा। अयोगवा क्या, पहले अयोगवा समझिए परिभाषा इसकी। अयोगवा, अयोगवा क्या है? अयोग, जो योग होते हुए भी साथ ना हो, वही क्या है? अयोगवा। जो योग, अयोग, जो अयोग होते हुए भी साथ हो, अयोग होते हुए भी साथ हो, वही क्या है? अयोगवा है। ये परिभाषा किशोरी लाल का है, किशोरी लाल को, ठीक है। जो अयोग, अयोग होते हुए मतलब योग जिसका ना हो आपके साथ, तब भी वो आपके साथ रहे। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अयोगवा, जैसे किसी किसी का होता है कि वो आपका साथ देता है, जिंदगी भर साथ देगा, लेकिन आपके साथ वो नहीं रहेगा, ठीक। वही क्या है? अयोगवा। अयोग होते हुए आपके योग नहीं है, फिर भी क्या है? आपका साथ दे रहा है, वही क्या है? अयोगवा। समझ बात आई? अयोग होते हुए भी, योग न होते, आपके योग न रहे, ठीक, अयोग रहे, आपके योग होते हुए ना भी वो भी आपका क्या दे? साथ दे, वही क्या है? अयोगवा। अयोग होते हुए भी जो साथ रहे, ठीक है, जो साथ रहे, अयोगवा है, ठीक। अयोग होते हुए भी जो आपके साथ रहे, वही क्या है? अयोगवा। भाई साथ का जो वहन करे, जैसे अंग आ है, अंग आ स्वर में वर्णन नहीं है, लेकिन उस स्वर के साथ रहता है, मतलब आपके साथ उसका वर्णन नहीं होगा, लेकिन वो आपके साथ रहेगा, वही क्या है? अयोगवा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। हाँ, जैसे अयोग होते हुए भी वो आपके साथ रहे, जैसे इसको अयोगवा इसलिए कहा गया कि अंग आ, इसको स्वर में वर्णन नहीं इसका है, नहीं। अनुनासिक में है। नहीं, स्वर में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन इसको अनुनासिक है, स्वर में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये स्वर के साथ ही चलता है, जी। ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि योग होते हुए भी ना भी, अयोग होते हुए भी योग है वो, जी। तो क्या है? वही अयोगवा, ठीक है ना। तो अयोग, इसको जो है हम अंग आ को, इसको जो है, इसको जो है अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुना। अनु, अनुस्वार कहेंगे इसको, अनुनासिक नहीं। क्या कहेंगे? अनुस्वार, अनुस्वार अंग को, ठीक है। जी। और इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग, अनुस्वार किस तरह लिखा जाता है और विसर्ग हमेशा बिंदी। इस तरह, ठीक है। जी। देखिए अनुस्वार और विसर्ग यही क्या है? अयोगवा है, ठीक है। तो अनुनासिक जो कह रहे हैं आप, अनुनासिक भी बता चुके हैं हम, स अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक। तो जो पंचमाक्षर है वो अनुनासिक है, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। उसी को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ठीक। समझ में आता है कि नहीं? जैसे देखिए अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला, ठीक है ना। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसको हमेशा हम व्यंजन कहेंगे, जान लीजिए। ये क्या है?
क्वेश्चन पूछता है, अब स्वर है कि व्यंजन है, ये हमेशा स्वर के बाद आएगा, ठीक। और ये भी हमेशा क्या आएगा, व्यंजन। ये भी व्यंजन है, ये भी क्या आएगा, स्वर के बाद हमेशा आएगा। जैसे व्यंजन का धारणा, व्यंजन जो आता है वो हमेशा स्वर के पहले आता है। जैसे का आएगा, का है, इसमें अलग करेंगे तो का, आ के पहले आएगा ना ये। जी जी। लेकिन अनुस्वार क्या है, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, व्यंजन है। और ये कामता प्रसाद गुरु ने इसको न व्यंजन माना, कामता कह रहे हैं किशोरी लाल ने इसको न व्यंजन माना है ना स्वर माना, इसी को अयोगवा, किशोरी लाल ने इसको अयोगवा नाम किसने दिया, किशोरी लाल ने दिया, ठीक है ना। अयोगवा किसने दिया, किशोरी लाल, ठीक है। इसका नाम क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। जैसे देखिए अंगूर लिखा गया, अब पहले अनुस्वार जान लेते हैं, ठीक। अनुस्वार बात समझ में आई कि नहीं, जी जी। अनुस्वार उसे कहेंगे, ये अनुस्वार अयोगवा है, ठीक है ना। अनुस्वार उसको कहते हैं जो स्वर के बाद आता है, ठीक। और स्वर के बाद स्वर के साथ चलेगा, ये कहीं कहीं व्यंजन के साथ आ जाता है, लेकिन ये स्वर के साथ हमेशा चलता है, ठीक है ना। और स्वर के जब भी लगेगा स्वर के बाद लगेगा, जैसे अंग लिख दिए, हाँ, ये आया, जब स्वर आया तभी तो आया ना जी। अंगूर हो गया, ठीक। ये क्या हुआ, ये अनुस्वार है। जब बिंदी जहां देखिए वो क्या है, अनुस्वार। बिंदी क्या है, अनुस्वार। डबल बिंदी विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। जी। हाँ, जैसे ये इतना ध्यान रखिए कि ये स्वर के हमेशा बाद आते हैं, अयोगवा हमेशा स्वर के बाद आएंगे, स्वर के न ये स्वर के साथ स्वर की तरह इसका प्रयोग भी नहीं होता, न ये स्वर की तरह चलते हैं, लेकिन ये स्वर के बाद आते हैं, स्वर के साथ चलते हैं, ठीक है ना। जब भी इसका प्रयोग होगा स्वर के बाद होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, देखिए जैसे सन होगा, नहीं ऐसा, जैसे सांभर लिखा है ना, जी। सांभर है, कुछ लोग इस पे लगा देते हैं बिंदी, इस पे लगाना हमेशा गलत है, ठीक। हमेशा बिंदी जो है इस पे लगनी चाहिए, ये स्वर है, स्वर के बाद आएगा, ठीक, ठीक है ना। जी। हमेशा स्वर के बाद ही अनुस्वार आता है, जान लीजिए, ठीक। लिखते समय इसे जैसे सांभर लिख दिया आप, जी जी। सांभर, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ लोग इसे लगा देते हैं, गलत। तो यहाँ गलत हो गया। हमेशा जहां भी लगाइए मतलब स्वर के बाद लगाइए, ई लगाए हैं, ई पहले लिख के तब ये लगेगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये हमेशा स्वर के बाद आता है। जैसे चंद्रबिंदु, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक। अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों में आगे, हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक समझ रहे हैं कि नहीं, जी जी। क्या बाबा, अनुनासिक मतलब, अनुनासिक मतलब नाक से निकल, चंद्रबिंदु। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में जब अनुस्वार का अपना एक स्थान है, ठीक, वो लेके आया है। जैसे अनुस्वार बिंदिया लेके आया ना, देखिए ये लेके चला है, ठीक। लेकिन अनुनासिक वो सिर्फ अनुनासिक जब हम बोलते हैं वो चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग होता है, अनुस्वार चिन्ह के रूप में, इसका अनुनासिक का प्रयोग चिन्ह के रूप में हुआ, ठीक। देखिए बता रहे हैं, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रबिंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ठीक है ना। जो चंद्रबिंदुआ है वो अनुस्वार के समान स्वतंत्र बिंदु नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वह केवल अनुनासिक स्वर का चिन्ह है। जैसे अनुनासिक स्वर का जो प्रयोग होगा उसका ये चिन्ह सिर्फ है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। लेकिन अनुस्वार क्या है, स्वतंत्र प्रयोग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जैसे टीजीटी में पूछ सकता है, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, जैसे चंद्रबिंदु जो है ये अनुनासिक का मतलब पर्यायवाची शब्द है बस, ठीक है ना। लेकिन अनुस्वार इसका स्वतंत्र प्रयोग है। अब आइए विसर्ग के बाद, अनुस्वार समझ में आया कि नहीं, आइए विसर्ग। कल हम पूछेंगे इसको, ठीक। विसर्ग जो है अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, हमेशा स्वर के बाद आएगा। देखिए
अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आएगा। ये क्या है? अयोग बा है। अगर पूछेगा हिंदी में अयोग बायों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम अंग और अह कहते हैं, ठीक है ना। जी जी तो ये जो है विसर्ग हमेशा क्या आता है? स्वर के बाद आता है। जैसे देखिए दुख, दुख, ठीक है ना। पहले इसमें क्या है? दा है, फिर क्या है? आ छोटा ऊ है, फिर क्या है? तब अनुस्वार है, ठीक। जी फिर क्या है? खा है। समझ में आता है कि नहीं? जी जी तब पहले दा है, फिर विसर्ग है, फिर क्या है? खा खा है। इसलिए विसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? स्वर के बाद होता है, ठीक है ना। इसको संधि, जब इसी के आधार पर विसर्ग ही एक संधि हो गई, ठीक। अनुस्वार संधि नहीं हो पाई। अनुस्वार जो है अनुस्वार जो है ये संधि नहीं हो पाई ने। इसका प्रयोग कहीं व्यंजन हो जाता है, लेकिन विसर्ग, विसर्ग पाणिनि ने एक संधि का निर्माण कर दिया, विसर्ग संधि। अब ये इतना महत्वपूर्ण है विसर्ग कि इसके नाम से एक संधि भी चल पड़ी, कि मतलब कितने शब्द इसके अनुसार बनते हैं, ठीक है। विसर्ग देखिए, जब पाणिनि जो रखे हैं बहुत वैज्ञानिक तरीके से रखे हैं, ठीक है। जी हाँ, तो विसर्ग जो हमेशा स्वर के बाद आते हैं, ठीक। और अनुस्वार भी स्वर के बाद आते हैं, ठीक है। और जैसे इसका विसर्ग का जो हम उच्चारण करेंगे, विसर्ग हमेशा कंठ से बोला जाता है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ। कंठ है, ठीक। ये हमेशा कंठ से बोलेंगे। और जब इसको हम बोलेंगे हा की तरह प्रतीत होगा, जैसे दुख ना, तो हा की तरह इसका जब बोलेंगे हा की तरह निकलेगा, ठीक है ना। दुख है, दुख है, अतः है ना, तो हमेशा हा का उच्चारण होगा इसमें जब विसर्ग हम बोलेंगे, ठीक। तो गया। फिर इसके बाद आइए, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, किंतु स्वरों के सहारे चलते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग ना स्वर है ना व्यंजन है, ये जान लीजिए। इसीलिए अयोगा है ना, ये ना इधर हुए ना उधर हुए ना, ठीक। लेकिन जिसके साथ जुड़ते हैं उसका क्या होता है? उसी के साथ चलते हैं। ये हमेशा जुड़ेंगे स्वर के साथ। और किस स्वर के साथ? दीर्घ स्वर के साथ, ये जान लीजिए। स्वर जो मात्राएं होती है दीर्घ की होती है ना, ह्रस्व की काम मात्राएं होती हैं, ठीक। तो दीर्घ स्वर के साथ ही हमेशा जुड़ेंगे। कौन? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। हाँ, फिर के बाद जैसे स्वर और व्यंजन दोनों अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखिए दुख क्या बोलते हैं, उदाहरण जो है अंगद। अंगद क्या? अंगद में जो अनुस्वार लगा है ना, जी ये कहाँ लगा? स्वर पे लगा, स्वर। लेकिन रंग में स्वर पे, व्यंजन पे लगा, व्यंजन, ठीक है ना। व्यंजन, हाँ, रंग में व्यंजन। व्यंजन में, ठीक है। अब किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि ये स्वर नहीं है, ठीक। ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह से ये स्वर के पूर्व भी नहीं आते हैं। जैसे ये स्वर नहीं है, पहली बात, जब अयोग जैसे स्वर नहीं है, ये कहाँ स्वर है बताइए? किसी के साथ लग के किसका अर्थ परिवर्तन कर रहे हैं? किसी का नहीं। लेकिन ये स्वर नहीं है, लेकिन व्यंजनों की तरह ये स्वर के क्या बोलते हैं? व्यंजनों की तरह ये स्वर के पहले भी नहीं आते हैं, ठीक ना। जी ये स्वर नहीं है, व्यंजनों की तरह ये स्वर के पहले नहीं आते हैं, इसीलिए ये दोनों ध्वनियां क्या हैं? अयोग वाह। किसने कहा ये? किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन पूछता है कि किसने अयोग वाह नाम दिया है? किशोरीदास वाजपेयी। हाँ। दोनों समझ आया? अनुस्वार और विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, जो चंद्र बिंदु रहती है, ठीक है ना। अनुनासिक मतलब जब वो आएंगे तो बोलने के आधार पर जब उच्चारण करेंगे नाक और मुख दोनों से होगा। लेकिन अनुस्वार जो है ये अयोगवाह है, ठीक। और ये जो है कभी कभी अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक के रूप में हो सकता है, ये माना गया है, ठीक है ना। अभी आगे बताएंगे उसको। और विसर्ग जो है ये स्वर, अनुस्वार और अनुनासिक हमेशा स्वर के बाद आते हैं। और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ठीक। विसर्ग उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। अब और ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी।
ठीक है। जी किशोरी दास वाजपेयी ने अंग और अह को अयोगवाह माना है। ठीक। जी देखिए अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, कहाँ होता है। अनुस्वार और विसर्ग का विसर्ग। प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ नहीं नहीं होगा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। जी। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में अनुस्वार से काम चलता है, वहां अनुनासिक नहीं लगता है, ठीक है ना। जी जैसे देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 अंतस्थ और उसमें ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में होगा य व र ला ल, ठीक है ना। जी ये अलग अलग रहेगा, ठीक। जी या और ऊष्म में क्या है? टा टा सा, ठीक। हाँ और हाँ। हाँ। इसका प्रयोग जो है मतलब अनुस्वार से इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए यंग, यंग अनुस्वार लग गया ना। जी जी अब जैसे जैसे देखिए रंग, रंग है। रंग, ठीक है। जी जैसे देखिए लंगड़ा, लंगड़ा। लंगड़ा, ठीक है। जी अब देखिए जैसे हो गया, तो जी जैसे देखिए वंश, वंश वंश। जी तो सबका क्या है? अनुस्वार से इसका प्रयोग हो गया, अनुस्वार इस पे डायरेक्ट आ जाता है, जी। ठीक है ना। जी अब देखिए जैसे फिर इसके बाद आगे है जी कुछ कुछ जैसे उच्चारण के स्थान पर अनुनासिक व्यंजनों के बदले विकल्प से अनुस्वार होता है, ही बता रहे थे ना। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक कितने व्यंजन है हिंदी में? 5 है। यंग मड नम, ये क्या है? अनुनासिक। पंचमाक्षर अनुनासिक च, अच्छा। ठीक है ना। जी पंचमाक्षर अनुनासिक च माने जो 5 अनुनासिक वर्ण है, कभी कभी अनुस्वार के रूप में उसका प्रयोग होता है, ठीक ना। मान लिया गया है कि इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होगा। जैसे य न म ड़ न, ये है ना। जी ये जो व्यंजन है कभी कभी इसका हम प्रयोग अनुस्वार के रूप में करते हैं हिंदी में, उसको सही माना जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे देखिए अंग लिखा है, जी ये अंग, ठीक है। जी अंग है, जी तो इसमें बताइए कौन आधा है कौन पूरा, पहले बताइए। अंग में गा ग पूरा है, ग क्या है? पूरा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये शुद्ध है। जी अंग है, ये गा पूरा है, गा जो है आधा है, तो गा पूरा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंग, जी ठीक। ये एकदम सही है जितना ये सही है जी हिंदी में, लेकिन संस्कृत में क्या है? ये सही है। जी संस्कृत में ये सही है, हिंदी में ये सही है जी। जैसे कंठ, 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 ठीक है। जी कंठ है ना। जी अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंठ, ठीक। जैसे इतना ये सही है, उतना ये भी सही है, ठीक है ना। जी ठीक।